अगर इन दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हुए तो ये एक न्यूक्लियर वेपर वॉर बन सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जारी वॉर में क्या सच में अमेरिका का हाथ है? कई देशों के शामिल होने की वजह से इसे मीडिया वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों देश लड़ क्यों रहे हैं और इस वॉर में क्या इफेक्ट इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल दोनों ही काफी पावरफुल कंट्रीज हैं और इन दोनों का सपोर्ट करने के लिए इनसे भी ज्यादा ताकतवर देश हैं। ईरान को जहां रशिया और चाइना का सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं इजराइल को अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अगर इन दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हुए तो ये एक न्यूक्लियर वेपर वॉर बन सकती है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल इतना आगे है कि वो अपने देश में बैठे बैठे पूरे लेबनान में हजारों पेजर्स में ब्लास्ट करा सकता है। इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस यूनिट कमाल की है। दूसरी ओर ईरान की ओर से भी लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल वॉर के बारे में रोजाना मीडिया में दिखाया जा रहा है। दोनों तरफ से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दागी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये दोनों देश लड़ क्यों रहे हैं? इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की वजह क्या है? एक समय पर ये दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? ईरान और इजराइल के बीच जारी वॉर में क्या सच में अमेरिका का हाथ है? क्या अमेरिका अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इन दोनों देशों को लड़वा रहा है? और इस वॉर में क्या इफेक्ट इंडिया में देखने को मिल रहे हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस मामले को समझने के लिए पहले दोनों देशों के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में समझना होगा। बात है ईयर 1948 की, जब इजराइल ने फिलिस्तीन से अलग होकर नए देश का ऐलान कर दिया। ये देश स्पेशली ज्यूज के लिए बना था। इजराइल ने अलग होने का कदम इसलिए लिया क्योंकि वो चाहता था कि यहूदियों को एक सुरक्षित स्थान मिल सके। लेकिन जैसे ही इजराइल ने फिलिस्तीनी से अलग होने का ऐलान किया, उनका यह कदम कई मिडिल ईस्ट के देशों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कई देशों ने तो इजराइल को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी, जिससे वह तुर्की के बाद ऐसा करने वाला दूसरा मुस्लिम देश बन गया। दोनों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस भी स्टैब्लिश हुए। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की फील्ड में दोनों देश साथ काम कर रहे थे। यहां तक कि 1960 और 70 के बीच दोनों देशों की खुफिया एजेंसी सावाक और मोसाद ने भी साथ में काम किया। अब तक दोनों के रिश्ते अच्छे चल रहे थे। फिर साल आया 1979। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान पहली बार ईरान और इजराइल के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान का कंट्रोल नए रिलीजियस लीडर के हाथ में आ गया। अब जब लीडर बदल गए तो ईरान का झुकाव गाजा पट्टी और फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा होने लगा। अब ईरान को जो नए रिलीजियस लीडर कंट्रोल कर रहे थे वो ये चाह रहे थे कि इस्लामिक नेशंस के बीच एक यहूदी देश नहीं होना चाहिए। यहूदी उनको पसंद नहीं आ रहे थे। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच तकरार जारी है और ईरान के बीच जंग का माहौल पिछले 1 साल से बना हुआ है। करीब 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर बमबारी शुरू कर दी गई। अगले दिन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल ने वैसे तो इन हमलों को काफी हद तक इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन जवाबी कार्रवाई अभी बाकी थी। अब ऐसे में इजराइल चुप तो बैठने से रहा। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह और हमास पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इस एयर स्ट्राइक ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था। असल में गाजा पट्टी पर लंबे समय से हमास का कंट्रोल है और हमास को कमजोर करने के लिए इजराइल ने यहां पर हमले किए। इजराइल के हमलों की पूरी दुनिया में काफी निंदा भी हुई। लोगों ने फिलिस्तीन के नागरिकों के सपोर्ट में आवाज उठाई, लेकिन इजराइल तो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुका था। बीते 1 साल में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत इजराइल के हमलों में हो चुकी है। ये हमास और हिजबुल्लाह क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इस साल अप्रैल महीने में एक बार फिर से हमास ने इजराइल पर मिसाइल्स लॉन्च कर दी। करीब 300 मिसाइल्स इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर गिराई गई। इस तरह इजराइल और हमास के बीच वॉर जारी रही। बार बार हमलों से परेशान इजराइल भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो जानता था कि भले ही हमले हमास और हिजबुल्लाह की ओर से हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ईरान का हाथ है। इजराइल ने धीरे धीरे ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स के बड़े लीडर्स की हत्या करनी शुरू कर दी। सबसे ज्यादा लेबनान में हिजबुल्लाह के लीडर्स को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह को समझ नहीं आ रहा था कि इजराइल को उनके लीडर्स के ठिकानों के बारे में कैसे पता चल रहा है।
धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस उनके मोबाइल फोन को ट्रैक करके हमले प्लान कर रही है। हिजबुल्लाह के सभी लीडर्स ने अब मोबाइल फोन के बजाय पेजर्स यूज करने शुरू कर दिए, क्योंकि पेजर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं और ये नॉन ट्रेसेबल होते हैं। 17 सितंबर 2024 को अचानक से लेबनान में करीब 3000 पेजर्स ब्लास्ट हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पेजर्स क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मिलिट्री बेसेस और मार्केट्स सभी जगह पेजर्स ब्लास्ट हुए। इन हमलों में कई लोगों की मौतें हुई और कई घायल हो गए। ऐसे में लोगों के बीच खौफ का माहौल बन गया। लोगों ने मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप की बैटरी भी निकाल कर फेंक दी। अब इस अटैक की सीधी जिम्मेदारी तो इजराइल ने नहीं ली, लेकिन हर कोई जानता था कि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ है। इस बार इजराइल ने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस से अमेरिका तक को हैरान कर दिया था। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक इजराइल ने कई महीनों पहले ही इस तरह के ब्लास्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। जो पेजर्स हिजबुल्लाह ने खरीदे थे उन्हें असल में इजराइल ने ही बनाया था। एक सीक्रेट नेटवर्क के जरिए वो पेजर्स हिजबुल्लाह तक पहुंचे थे। उन्हें इस तरह से सेट किया गया था कि जैसे ही एक खास मैसेज भेजा जाएगा उनकी मेमोरी फुल हो जाएगी, डिवाइस हीट करने लगेंगे और उनमें लगा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाएगा। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में भी ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी। इजराइल ने इन सभी हमलों पर अपनी चुप्पी साधे रखी। लेबनान में पेजर अटैक की बात पूरी दुनिया में फैल गई। इससे ईरान पूरी तरह बौखला गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी ने यह तय कर लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और फिर उन्होंने एक बड़े मिसाइल अटैक की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लेबनान में ब्लास्ट से ईरान को गुस्सा क्यों आया। इसके लिए आपको ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। असल में ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल नेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहता है। उसने अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों में अपने प्रोक्सी मिलिटेंट ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती। इन ग्रुप्स को कई देशों में टेरर ग्रुप्स की कैटेगरी में भी डाल चुके हैं। हालांकि भारत ने अभी तक इनमें से किसी को आतंकी संगठन की श्रेणी में नहीं रखा है। इन सभी ग्रुप्स की फंडिंग और आर्म्स की सप्लाई ईरान की ओर से ही की जाती है। किसी देश पर अटैक करने के लिए ईरान ज्यादातर अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ही सहारा लेता है। पेजर अटैक के बाद 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल में करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंटर हुई। ये सभी मिसाइल्स ईरान की ओर से दागी गई थी। इजराइल और हमास के बीच जारी वॉर में पहली बार ईरान ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाई। आयतुल्ला अली खामेनी के ऑर्डर के बाद ईरान ने ये एक्शन लिया था। हालांकि इन हमलों में इजराइल में कोई खास कैजुअलिटी की खबर सामने नहीं आई। सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की खबर आई थी। इजराइल ने कहा था कि उन्होंने 90% मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। दूसरी ओर ईरान ने कहा है कि उनकी मिसाइल्स ने इजराइल में सही ठिकानों को ध्वस्त किया है। इस अटैक के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है और अब उसका हाल भी लेबनान और गाजा जैसा ही होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये इजरायली पीएम ने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे दी। ठीक एक हफ्ते बाद एक बार फिर से इजराइल में 5000 मिसाइल्स एंटर हुई। आसमान में ये मिसाइल्स हवा में तोप के गोलों की तरह लहराती हुई दिख रही थी। इस बार सिर्फ 1400 मिसाइल्स ही इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर पाया था। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि सभी हमले ईरान या उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स की ओर से ही किए जा रहे हैं। इजराइल तो बेचारा शांत बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल ने बीते एक साल में न सिर्फ 40,000 लोगों की हत्या गाजा में की है, बल्कि ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक कई बड़े लीडर्स की भी हत्या की है। इसमें सबसे बड़ा नाम इस्माइल हनिया का आता है, जिसकी तेहरान में हत्या की गई थी। इसके अलावा हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील, इब्राहिम कोवेसी, IRGC ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नील फरोशान हसन नरसल्ला अल अरूरी जैसे नाम शामिल हैं। इस वॉर में इजराइल को अमेरिका, जॉर्डन और ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो वही ईरान को रशिया और चाइना का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब ये वॉर सिर्फ इजराइल और हमास या फिर इजराइल और ईरान के बीच नहीं रह गई। कई देशों के शामिल होने की वजह से इसे मीडिया वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे रही है, लेकिन अभी इसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देना जल्दबाजी होगी। इजराइल और ईरान के बीच सीधी टकरार होती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हवा में ही होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 1500 से 2000 किलोमीटर का फासला है। लेबनान और सीरिया के जरिए जमीनी युद्ध की आशंका भी बहुत कम है। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ही इजराइल को इस हमले के लिए भड़का रहा है और इसके पीछे उसका अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। माना जाता है कि मिड ऑफ 20वीं सेंचुरी में मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए इस्लामिक नेशन के बीच ज्यूइश नेशन की स्थापना एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी। अमेरिका ने यह पूरी चाल चली थी जिससे कि इस एरिया में उसकी पकड़ मजबूत हो सके।
अमेरिका पिछले कई दशकों से लगातार इजराइल को वेपन सप्लाई कर रहा है। साथ ही हर साल करीब $15 बिलियन की मिलिट्री एड भी इजराइल को दी जाती है। इस मदद का एक ही मकसद है, मिडिल ईस्ट में बढ़ती इस्लामिक पावर को रोकना। अमेरिका का ये डबल फेस धीरे धीरे दुनिया के सामने रिवील हो रहा है। लास्ट ईयर जब गाजा पट्टी में हमलों के दौरान जब अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया था, तब भी लोगों ने अमेरिका के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था। जब से इजराइल की ईरान और उसके प्रोक्सी ग्रुप से वॉर शुरू हुई, तभी से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सोल्जर्स की संख्या भी बढ़ा रहा है। एक साल में अमेरिका के सोल्जर्स की संख्या 40,000 से बढ़कर 50,000 तक पहुंच चुकी है। इन वॉर के पीछे अमेरिका और अन्य पावरफुल कंट्रीज का एक और ऑब्जेक्टिव है। कहा जाता है कि आर्म एंड वेपन सप्लाई करने वाली कंट्रीज ये चाहती ही नहीं कि दुनिया में अमन और चैन कायम हो सके। अगर ऐसा हो गया तो भला उनसे हथियार कौन खरीदेगा। अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों पर टिकी हुई है। इसलिए समय समय पर कभी रूस यूक्रेन वॉर तो कभी इजराइल ईरान में वो आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। ईरान और इजराइल में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वॉर सिर्फ इन दो देशों के बीच तक ही नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। रशिया और चाइना के सपोर्ट की बात पहले ही हम बता चुके हैं। दूसरी ओर इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा है। ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल हैं। इजराइल के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या 1,70,000 है। लेकिन इजराइल के पास करीब 4.5 लाख रिजर्व आर्मी भी मौजूद है। इजराइल की आर्मी वेल ट्रेंड और स्मार्ट है। इसकी इंटेलिजेंस यूनिट इसकी सबसे बड़ी पावर कही जा सकती है। वही ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मदद से इजराइल को चारों ओर से घेर सकता है। हिजबुल्ला, हुती और हमस के पास भी अब आधुनिक मिसाइल्स हैं। इनके पास फतेह, साहब, जुल्फिकर और चियन जैसी पावरफुल मिसाइल्स हैं। साइज के मामले में भी ईरान इजराइल के कंपैरिजन में कई गुना बड़ा है। ईरान के पास ऑयल एंड गैस के विशाल रिजर्व भी मौजूद हैं। एयरफोर्स के मामले में इजराइल के आगे ईरान कहीं टिकता नजर नहीं आता। इजराइल के पास सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। F-35 और F-15 जैसे एयरक्राफ्ट इजराइल के पास हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के पास बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि ईरान पर कई देशों ने पहले ही सैंक्शन लगाए हुए हैं। कुछ पुराने आउटडेटेड एयरक्राफ्ट ही इनके पास हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बड़े से बड़े हमलों को रोकने में यह कारगर साबित हो सकता है। इनके पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम और आयरन बीम जैसे डिफेंस सिस्टम हैं। जब भी किसी देश की ओर से इजराइल पर मिसाइल्स दागी जाती हैं, ये सभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको डिटेक्ट कर हवा में ही मार गिराते हैं। यही रीजन है कि अब तक ईरान, हिजबुल्ला और हमस की ओर से जितने हमले किए गए हैं, उससे इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही इजराइल में 1 करोड़ से भी ज्यादा वॉर बंकर्स बने हुए हैं। जब भी अटैक की सिचुएशन बनती है, मिलिट्री की ओर से सभी नागरिकों को एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि सभी बंकर्स में छिप जाएं। पूरी देश की आबादी कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है और कोई भी बड़े जानमाल का नुकसान इजराइल को नहीं होता। एक और सवाल इन दिनों मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। कुछ दिनों पहले ईरान के एक इलाके में 4.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया था। इस एरिया में भूकंप बहुत कम आते हैं। इसके बाद से ही न्यूज फैलने लगी कि शायद ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। अगर ये सच है तो इजराइल के लिए बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। ईरान कई सालों से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसे रोकना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताजा खबरें एक अफवाही हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से कई स्टेटमेंट आ चुकी होती। लेकिन अभी तक तो मामला शांत ही दिखाई दे रहा है। 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने कहा था कि हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ये इस्लाम धर्म में हराम है। इसको लेकर उन्होंने एक फतवा भी जारी किया था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर के फतवे के विरोध में कोई भी फैसला नहीं करेगा। दूसरी ओर इजराइल एक न्यूक्लियर वेपन से लेस कंट्री है, लेकिन इजराइल की ओर से पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की गुंजाइश काफी कम है। इस वॉर में हम किसी को भी कमतर नहीं आंक सकते। कहने को तो हमस एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाजा पट्टी को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन इस ग्रुप को रोक पाना भी इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी हमस काफी शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड में जब भी कभी वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर वो देश आमने सामने होते हैं, इसका असर ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलता है। इजराइल और ईरान के बीच जारी वॉर का असर हमारे देश भारत में भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति होने पर पहला असर क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर पड़ता है।
पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तेल की कीमत बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। ईरान इजराइल वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट में भी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। अक्टूबर के पहले वीक में इंडियन इन्वेस्टर को बीते 2 साल का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इस वॉर में अब तक इंडिया अपना न्यूट्रल पक्ष अपनाए हुए हैं, जैसा कि हर बार होता है। इंडिया के लिए किसी एक देश की साइड लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही देशों के साथ भारत के काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। हाल ही में भारत ने 10 सालों के लिए ईरान का चाहबार पार्ट भी लीज पर लिया है। यही वजह है इंडियन मिनिस्ट्री की ओर से एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी की गई। भारत ने किसी भी पक्ष के बारे में न बोलते हुए बस इतना कहा कि वेस्ट इंडिया और मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है वो चिंता की बात है। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। दोनों देशों को बैठकर इस सॉल्यूशन का हल निकालना चाहिए। फिलहाल तो इजराइल और ईरान में से कोई भी देश शांत होने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की वॉर में किसी भी देश के लीडर्स को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मासूम जनता को, जो बेवजह ही मारे जाते हैं। और इस बार भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वॉर अभी और कितने दिन चलेगा? दोनों में से कौन सा देश समझदारी दिखाते हुए युद्ध विराम की बात कर सकता है? और क्या अमेरिका चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन नॉर्मल हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक नई कहानी और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।